हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों की जो एलटी ग्रेड का एग्जाम होने वाला है यूपी का, सभी ने फॉर्म फिल किया होगा और दिसंबर में इसका एग्जाम है। तो ज़्यादा टाइम अब आपके पास नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो इस बुक का पहले ही रिव्यू मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। बहुत अच्छी किताब है, आप इसको खरीद सकते हैं। यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की ये बुक है। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी है और आपको सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और ये पूरी बुक अगर आप ना भी परचेस करना चाहें तो मैं आप लोगों को इसके सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करवा दूंगी अलग अलग वीडियोस में, जिससे कि आपकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो आज के वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस पूरी बुक में जितने भी आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सारे अच्छे से हम करेंगे। इससे देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस ही होते हैं। तो हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो बुक है वो हिंदी मीडियम से है। अगर आपके पास इंग्लिश मीडियम आपको चाहिए हो तो आप इंग्लिश मीडियम की बुक परचेज़ करिएगा। यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में नहीं दे रखा, वरना मोस्टली जो बुक्स आती हैं यूथ की वो दोनों लैंग्वेज में रहती हैं, लेकिन यहाँ पर ये अलग-अलग लैंग्वेज में है। तो आइए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? अंशधारियों, वैज्ञानिक लेखा परीक्षक, भारतीय आंतरिक अंकेक्षण संस्थान, संचालक मंडल। तो यहाँ पर जो कह रहा है, जो इंटरनल ऑडिटर होता है, मैं इंग्लिश में भी आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाऊँगी, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से उनको भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? तो इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करने का काम जो रहता है वो संचालक मंडल का रहता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, जिसको शॉर्ट में बीओडी भी बोला जाता है, वो नियुक्त करता है, वो अपॉइंट करता है। जो आंतरिक अंकेक्षक होता है, इंटरनल ऑडिटर होता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। लागत लेखा परीक्षण का आरंभ हुआ था निम्न वर्ष में। जो आपका कॉस्ट ऑडिटिंग होती है, लागत लेखा परीक्षण होता है, सबके लिए कंपल्सरी नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे, जैसे कि निर्माणी उद्योग होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, सीमेंट उद्योग है, इस तरह के, वहाँ पर लेखा परीक्षण जो है, कॉस्ट ऑडिट जो है वो कंपल्सरी किया है। सभी के लिए कंपल्सरी नहीं होता। कब से आरंभ हुआ था? 1965 से, 67 से, 71 से, 75 से। तो ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 1965 से। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अंकेक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित के लिए बनाया गया कार्यक्रम है। यानी कि जो ऑडिट प्रोग्राम होता है, इंग्लिश में लिख देते हैं, तो जो ऑडिट प्रोग्राम होता है वो किसके द्वारा या किसके लिए बनाया जाता है? तो आपने ऑडिट में देखा होगा कि जब हम ऑडिटर करता है तो पहले पूरी एक रूपरेखा, अपनी पूरी कार्यक्रम तैयार करता है कि किस तरह से ऑडिट का काम किया जाना है। तो अंकेक्षण के आने और जाने के लिए, नैतिक जांच के लिए, कंपनी की शाखाओं का निरीक्षण के लिए अंकेक्षण के चरण। यहाँ से क्लियर हो गया कि हम स्टेप वाइज किस तरह से ऑडिट का काम करेंगे, उसके लिए तैयार किया जाता है अंकेक्षण प्रोग्राम या फिर ऑडिट प्रोग्राम। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक जांच से आशय है जो रूटीन चेकअप होता है, जो रूटीन जांच होती है किसी भी संस्था में, वो क्या रहेगी? नित्य प्रति सौदे की दैनिक जांच होना, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली, लेखों की अस्थायी जांच या फिर नैतिक मदों की जांच। तो यहाँ पर नैतिक जांच जो रूटीन चेकिंग होती है उससे क्या मीनिंग रहेगा? तो जो आपका सतत अंकेक्षण होता है, कंटिन्यूअस ऑडिट होता है, उसमें क्या रहता है कि जो ऑडिटर होता है, ऑडिटर के जो साथ के लोग होते हैं या उसकी जो टीम के लोग होते हैं वो कंटिन्यूअसली ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में आते रहते हैं और जो जो भी हमने रिकॉर्ड्स रखे होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड्स रखे होते हैं, उनका ऑडिट करते रहते हैं, उनको जाँचते रहते हैं। वही आपका नैतिक जाँच या फिर रूटीन चेकअप कहलाता है, रूटीन चेकिंग कहलाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन कौन-सा करेक्ट होगा वो हो जाएगा बी, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली। और ये चीज़ जो होती है, ये आपकी आंतरिक भी हो सकती है, जो इंटरनल ऑडिटर होता है, रखा जाता है, नियुक्त किया जाता है, उसका काम भी ये हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है, वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत ऐसी कार्यप्रणाली जमा दी जाती है कि एक कर्मचारी का कार्य दूसरे कर्मचारी द्वारा कार्य की प्रगति में ही जाँच लिया जाए, कहलाता है। यानी कि एक कार्य जो कर रहा है, दूसरा कर्मचारी जब करेगा तो पहले उस जो पहले कर्मचारी ने किया था, समझ लीजिए ए और बी और सी 3 कर्मचारी हैं, तो ए ने जो काम किया है पहले बी क्या करता है उसकी चेकिंग करेगा, उसके बाद उसमें कुछ अपना काम ऐड करेगा, उसके बाद सी क्या करेगा, सी के पास जाएगा, सी जो है वो बी के काम की करेगा। तो इस तरह से एक का काम दूसरे के द्वारा चेक किया कर लिया गया। तो वो क्या कहलाता है? आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक रोकथाम, स्वकीय अंकेक्षक, नैतिक जाँच। तो वो क्या कहलाती है? वो हो जाता है आंतरिक अंकेक्षण का काम, इंटरनल ऑडिट उसे कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, ऑडिट में भी तो ये किया जाता है ना कि जो रिकॉर्ड्स रखे गए हैं उनकी जाँच की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चालू अंकेक्षण में कार्य होता है शिथिल, मध्यम, तेज या फिर एक जैसा। तो कंटिन्यूअस ऑडिट जिसे कहा जाता है, सतत अंकेक्षण भी हम इसे कहते हैं। तो इसमें काम जो होता है वो किस तरह का रहेगा? तो इसमें जो काम होता है, जो चालू अंकेक्षण जो कि वर्ष भर चलता रहता है, तो इसमें काम रहता है एक जैसा हमेशा, क्योंकि इसमें जितने भी आपने रिकॉर्ड्स रखे हैं, हाँ, उसकी जाँच लगातार होती ही रहती है, तो एक जैसा वर्क इसमें होता है और इसमें किसी भी तरह का फ्रॉड होने की सबसे कम संभावना रहती है। लेकिन उतना ही ये खर्चीला और टाइम टेकिंग भी होता है। एक का आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीदारों की अधिकतम संख्या का उल्लेख है। यहाँ पर साझेदारों से मतलब है जो पार्टनर्स होते हैं। तो पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, ये कहाँ पर बताया गया है? कंपनी एक्ट में, साझेदारी एक्ट में, लिमिटेड साझेदारी एक्ट में, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतम संख्या के बारे में जो बताया गया है वो कंपनीज एक्ट में बताया गया है। पार्टनरशिप एक्ट में इसके बारे में नहीं बताया गया। जो कंपनीज एक्ट है आपका, उसमें बताया गया है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए है। और कितनी होती है? तो 50 होती है। बाद में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसे बढ़ाकर 100 तक कर सकती है, लेकिन अभी जो है वो 50 होती है। और मिनिमम कितने हैं? मिनिमम आपके 2 होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समझौते के अभाव में भागीदारों को किसके हक नहीं मिलता, यानी कह रहा है कि अगर किसी तरह का पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं किया गया है, क्योंकि एग्रीमेंट डीड होता है, अगर वो एग्रीमेंट डीड नहीं बनाया गया है तो वहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं उनको क्या नहीं मिलना चाहिए? कमीशन, लाभ में बराबर का हिस्सा, ऋण पर ब्याज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या नहीं मिलना चाहिए? तो वो हो जाता है कमीशन। कमीशन का कोई प्रावधान नहीं है अगर एग्रीमेंट डीड नहीं है। अगर आपस में साझेदारी से कोई एग्रीमेंट किया हुआ है उन्होंने कि अगर कमीशन लेंगे या वेतन लेंगे तब तो उन्हें दिया जाता है। अगर नहीं किया हुआ है तो वहाँ पर एग्रीमेंट डीड के अभाव में जो साझेदारी अधिनियम है उसके प्रोविजंस जो होते हैं वो लागू होते हैं और वहाँ पर कोई कमीशन ना देने का प्रावधान है। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, साझेदारी में सदस्यों का दायित्व होता है सीमित, असीमित, कुछ का सीमित और कुछ का असीमित, इनमें से कोई नहीं। तो साझेदारी में सदस्यों का जो दायित्व होता है, तो वैसे अगर आपकी एक नॉर्मल साझेदारी दे रखी है, उसमें कुछ अलग से नहीं कहा गया तो वहाँ पर अनलिमिटेड होता है, असीमित होता है। लेकिन अगर यहाँ पर आपकी जो साझेदारी थी, वो नॉर्मल साझेदारी ना देख कर के सीमित साझेदारी लिखा होता, तो वहाँ पर जो होता है साझेदार जो होंगे, उनका दायित्व सीमित हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य साझेदारी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। यहाँ पर कह रहा है जो सामान्य साझेदारी की बात हो रही है, 2 होगी, 20 होगी, 10 होगी या फिर 50 होगी। तो अभी इसका आंसर मैंने आप लोग को बताया ही है। कितनी होती है एक सामान्य साझेदारी में सदस्यों की अधिकतम संख्या? तो वो हो जाती है 50। पहले 20 थी लेकिन अब अपडेट हो चुका है तो 50 हो चुकी है। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी का पंजीयन कराना है, यानी कि जो साझेदारी होती है उसको रजिस्टर्ड करवाया जाता है, तो अनिवार्य होगा, आवश्यक है या दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो साझेदारी जो होती है, जो पार्टनरशिप रहती है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी नहीं होता। ये आपके पूरी तरह से क्या है, ऐच्छिक होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं, अदरवाइज नहीं। तो ऑप्शन हमारा डी वाला होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पर वॉलंटरी यानी कि ऐच्छिक लिखा होता कहीं पर तो वही हमारा आंसर होता। नेक्स्ट है, निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? यहाँ पे क्या कह रहा है, जो प्राइवेट कंपनी होती है, जो प्राइवेट कंपनी होती है, उस कंपनी में जो सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम संख्या तो 2 रहती है। किसी भी कंपनी में चाहे वो पब्लिक हो, तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम जो है वो 2 है और अगर मैक्सिमम पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि मैक्सिमम कितनी है तो वो 200 है। इसको ध्यान में रखिएगा, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 200 है। और पब्लिक कंपनी की अगर बात की जाए तो पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम है वो 7 होती है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, नो लिमिट। कितनी भी हो सकती है, यहाँ पर कोई भी उसकी लिमिट नहीं है। तो सब ध्यान में रखिएगा, कोई भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश आवेदन की नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश आवेदन की न्यूनतम राशि होनी चाहिए। यहाँ क्या कह रहा है, जो शेयर एप्लीकेशन होता है उसकी मिनिमम अमाउंट क्या होगा? 2 रुपये प्रति अंश, अंकित मूल्य का 5%, अंश के मूल्य का 50%, अंश के मूल्य का 20%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके टीजीटी में लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। लास्ट ईयर से मतलब ये जो प्रीवियस पेपर हुआ था आपका, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर कितना होगा? वो हो जाता है उसका अंकित मूल्य जो है, जो नॉमिनल वैल्यू है उसके 5% के बराबर से कम नहीं होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, अंश आवेदन खाता होता है, यानी कि किस टाइप का ये अकाउंट है ये पूछ रहा है, व्यक्तिगत, वस्तुगत, नाम मात्र का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है वो किस तरह का अकाउंट है? ये आपका पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्तिगत खाता होता है।
करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अंशों के निर्गमन खाता पर प्राप्त प्रीमियम दिखाया जाता है। दायित्व पक्ष में, संपत्ति पक्ष में, लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में, लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो वहाँ पर जो प्रीमियम होता है उसे हम कहाँ पर दिखाते हैं, किस साइड दिखाते हैं। जो प्रीमियम होता है वो कहाँ पर दिखाया जाएगा, उसे हम लायबिलिटी साइड में सिक्योरिटी प्रीमियम में दिखाते हैं। वो कहाँ पर होता है, जो रिजर्व एंड सरप्लस वाला कॉलम होता है उसमें दिखाया जाता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है अंशों का निर्गमन किया जाता है सम मूल्य पर, बट्टा मूल्य पर, अधिमूल्य पर, इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो अंशों का निर्गमन किया जाता है, जो शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर ये यहाँ पर आपका जो ऑप्शंस दे रखे हैं थोड़ा सा गलत दे रखा है, ये उसी को रिपीट कर दिया है। अब जो अंशों का जो मूल्यांकन होता है वो अब अंशों सॉरी निर्गमन होता है वो बट्टे पर नहीं किया जा सकता, डिस्काउंट पे नहीं होता, सिर्फ या तो सम मूल्य पर या तो अधिमूल्य पर। कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, वहाँ डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो सम मूल्य और अधिमूल्य ये दोनों करेक्ट होंगे, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो यहाँ पर ये वाला डी वाला ऑप्शन जो होगा, अपडेट नहीं है बुक, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको ढंग से। तो यहाँ पर ए और सी बोथ ऑप्शन होना चाहिए था, वही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, ए और सी बोथ के अकॉर्डिंग, ना कि इनमें से सभी। अब आप इनको जो है डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। और ये वाला क्वेश्चन जो है इस तरह से, जो जैसे अभी मैंने आपको बताया है, ये भी आपका यूपी पीजीटी में प्रीवियस जो पेपर हुआ था 2022 से 21 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंशों को बट्टे पर निर्बंध करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है कंपनी और लॉ बोर्ड से, सेबी से, अंशधारियों से, केंद्र सरकार से। तो अंशों को बट्टे पर, शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करने के लिए आपको किससे अनुमति लेनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर कंपनी लॉ बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती है अगर आप डिस्काउंट पर इशू करना चाह रहे हैं। अब देखिए वही चीज़ आगे है, तो अपडेट नहीं किया है चीज़ को। अगर हम बट्टे पर इशू, डिस्काउंट पर इशू करना चाहते हैं तो हमको परमिशन लेनी पड़ती है। अब डायरेक्ट हम ऐसे डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते शेयर्स को। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है वर्ष के मध्य में जो लाभांश दिया जाता है उसे कहते हैं, यानी कि वर्ष के, वैसे तो जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, अकाउंट्स हम बनाते हैं, वो फाइनेंशियल ईयर जब कंप्लीट हो जाता है हमारा, तब हमारे जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद अपने फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, तब उसके बेसिस पर हम लाभांश देते हैं। लेकिन कभी कभी बीच में भी दिया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, अयाचित, अंतिम, अंतरिम या फिर पूर्वाधिकार। तो उसको, उस लाभांश को क्या कहते हैं, उसे हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, अंतरिम लाभांश कहते हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ई बैंकिंग तथा ई कॉमर्स से संबद्ध अवधारणाएं, विपरीत अवधारणाएं, परस्पर विरोधी अवधारणाएं, अस्पष्ट अवधारणाएं। ई बैंकिंग और ई कॉमर्स क्या होती है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे। तो ये किस तरह की अवधारणाएं हैं, तो ये आपकी संबद्ध हैं। ई बैंकिंग और ई कॉमर्स दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से इंटरनेट के माध्यम से यूज करते हैं, तो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट सेवा के विकास एवं विस्तार से ई बैंकिंग सेवाएं घटती हैं, बढ़ती हैं, यथावत रहती हैं, बाधित होती हैं। तो अगर इंटरनेट सेवा बढ़ेगी तो वहाँ पर आपकी या बढ़ेगी, विकास होगा या उसका विस्तार होगा, तो ई बैंकिंग सेवाएं घटेंगी नहीं और ज़्यादा बढ़ेंगी। अब तो ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर ही होने लगी हैं। आपको बैंक जाने की नीड ही नहीं है, सारे काम आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं अपने अकाउंट को, केवाईसी भी अपडेट की जा सकती है, आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, सारे ही काम आप ई बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक द्वारा व्यक्तिगत पहचान संख्या दी जाती है दूसरे बैंक को, ऋणदाता को, ग्राहक को, सरकार को। व्यक्तिगत पहचान संख्या जो दी जाती है बैंक द्वारा, तो सिंपल सी बात है, किसको देगा बैंक जो संख्या है, तो ग्राहक को देगा, कस्टमर जो होगा उसको देगा। तो यहाँ पर ग्राहक को दी जाती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्त पालन का प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बुक कीपिंग जो है उसका फादर किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको पता है लुकस पैसियोली जो थे उनको कहा जाता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। कब इन्होंने किया था, 1494 में किया था, उसको भी ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसाब किताब की पुस्तकों में निश्चित नियमों के अनुसार लेखा करने की विधि को क्या नाम देते हैं। पुस्त पालन, अंकेक्षण, लेखांकन, इनमें से सभी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब हम बुक जो है हमारी, उसमें हम कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग एंट्रीज कर रहे होते हैं, तो वो मेथड क्या कहलाता है। तो यहाँ पर हिसाब किताब पुस्तकों में निश्चित नियमों के अनुसार जब हम लेखा करते हैं, तो वो क्या है, वो आपका पुस्तक पालन कहलाता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होगी पुस्तक पालन और लेखांकन में। पुस्तक पालन में जब आप स्टार्टिंग में जो जर्नल बनाते हैं और जो लेजर बनाते हैं, ये दोनों पुस्तक पालन का हिस्सा है। उसके बाद के जितना भी काम होता है, जो फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, वो सब आपके लेखांकन में आते हैं, अकाउंटिंग में आते हैं।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में नया उत्पादन लाने पर किया गया अत्यधिक प्रारंभिक व्यय किस रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए? पूंजी अनुव्यय, राजस्व अनुव्यय में, स्थगित राजस्व अनुव्यय में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मार्केट में आपने कोई नया उत्पाद लाना यानी कि कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाने में आपने जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किए होते हैं वो किसका हिस्सा होते हैं, वो क्या माने जाते हैं? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, स्थगित राजस्व अनुव्यय होते हैं। ये आपके 5 बराबर हिस्सों में आपने इनकम टैक्स में इसमें पढ़ा होगा कि यहाँ पर 5 बराबर हिस्सों में इसको बाँटा जाता है, उसको रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रात्मक संव्यवहार निम्नलिखित में से किस अवधारणा के आधार पर खातों में दर्ज नहीं किया जाता है? द्वैत पक्षीय अवधारणा में, उपार्जन अवधारणा, मुद्रा मापन, इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि मात्रात्मक संव्यवहार जो होता है, किस अवधारणा के आधार पर खातों में नहीं दिखाएंगे हम, कौन सी अवधारणा हो जाती है? तो यहाँ पर मात्रात्मक संव्यवहार से क्या मतलब है कि ये चीज़ देखी जाती है कि उपार्जन अवधारणा जो होती है कि कितना उपार्जित हुआ है हमारा, उसी के बेसिस पर होता है, ना कि हम ये देखेंगे कि कितना हमने सेल कर दिया है। मेन हमारे लिए होता है कि कितना उपार्जन हो पाया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। जो द्वैत पक्षीय होती है आपकी, ड्यूअल इंटरेस्ट सिस्टम के बेस हो जाएगा, जिसमें कि हम डेबिट और क्रेडिट दोनों चीज़ें करते हैं। मुद्रा मापन तो मनी मेजरमेंट वाली, जितना भी क्या होगा, जितनी भी चीज़ों को हम मनी में माप सकते हैं उनको दिखाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिवर्तनीय व्यय है? कार्यालय संबंधित निश्चित खर्चे हैं, प्लांट तथा मशीनरी का अपक्षय है, ऋणपत्रों पर ब्याज है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अपरिवर्तनीय व्यय है? अपरिवर्तनीय व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिनका व्यापार के सामान्य संचालन से कोई लेना देना नहीं होता। तो कौन सा हो जाएगा? ऋणपत्रों पर ब्याज अपरिवर्तनीय होता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यापारिक कंपनी के द्वारा प्राप्त किया गया किराया 300 रुपये है, इसे निम्नलिखित में से क्या माना जाना चाहिए? परिवर्तनीय आय, अपरिवर्तनीय आय, परिवर्तनीय व्यय, अपरिवर्तनीय व्यय। किसी व्यापारिक कंपनी के द्वारा प्राप्त किया गया कोई रेंट है 300 रुपये का, तो उसे हम क्या मानेंगे, किस तरह का होगा? तो ये आपका अपरिवर्तनीय आय होता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तलपट किस उद्देश्य से बनाया जाता है? यानी कि जो ट्रायल बैलेंस है किस पर्पज से बनाते हैं? समस्त खातों के शेष से, संपत्ति तथा दायित्वों का तलपट, व्यापार की आर्थिक स्थिति का निरीक्षण, लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता की जांच। तो तलपट मेनली क्यों बनाया जाता है? तो जो लेजर हम होता है, लेजर बनाते हैं, लेजर में जो बैलेंस निकल करके आता है, लेजर में जो बैलेंस होता है उस बैलेंस में से उस बैलेंस से तैयार किया जाता है ट्रायल बैलेंस को। तो यहाँ पर किस चीज़ का निरीक्षण हो जाता है? ये आपका लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता, कि अगर आपने बैलेंस निकालने में कोई गड़बड़ करी है तो दोनों साइड इक्वल नहीं आएंगे ट्रायल बैलेंस के। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से दी जाने वाली छूट को कहते हैं? यानी कि आपका मेन पर्पस ये है कि जिससे कि आप सेल को बढ़ा सकें। प्राप्त छूट, व्यापारिक छूट, नगद छूट, इनमें से कोई नहीं। तो बिक्री बढ़ाने यानी कि सेल को इंक्रीज करने के पर्पज से जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो क्या कहलाता है? वो किस तरह की है? तो वो आपकी व्यापारिक छूट कहलाता है, यानी कि जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है उसको कहते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य जर्नल में लिखा होता है समस्त नकद बेचे गए माल का, समस्त खरीदे हुए माल का, संशोधित एवं सुधार प्रविष्टियों का, इन सभी का। तो जो आपका मेन जर्नल होता है उसमें किस चीज़ का लेखा, यहाँ मुख्य जर्नल से मतलब यहाँ पर ये है जो मेन जर्नल होता है उसमें किस चीज़ का लेखा होगा? समायोजित एवं सुधार प्रविष्टियों का। इसको प्रॉपर जर्नल भी इंग्लिश में कहते हैं। प्रॉपर जर्नल भी ये कहलाता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय पुस्तक में लिखा होता है नकद तथा उधार क्रय का, समस्त संपत्तियों का उधार क्रय का, संपत्ति का उधार क्रय का, केवल माल का उधार क्रय का। जो आपकी परचेज बुक बनाते हैं ये सब सब्सिडरी बुक होती है जर्नल की। तो इसमें किसका लेखा होता है? तो इसमें जो होगा वो आपका केवल माल के उधार क्रय का, जो भी आप क्रेडिट पर परचेज करते हैं गुड्स को, उनका ही लेखा करते हैं इसमें। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आय जो कमा तो ली जा सकती है परंतु प्राप्त नहीं हो कहलाती है? उपार्जित, अग्रिम प्राप्त आय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि वो इनकम जो आपने अर्न तो कर ली है लेकिन आपको मिली नहीं है, वो इनकम किस तरह की इनकम होती है? तो वो आपकी उपार्जित आय है। अभी इसके बारे में हमने एक क्वेश्चन देखा भी था। एक आंसर हमारा ऑप्शन है, उपार्जित तो हो गई है और उपार्जन आधार पर उसका लेखा भी कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हमको उस फाइनेंशियल ईयर में मिली नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलपट एक प्रमाण है कि पुस्तकों में कोई अशुद्धि नहीं है,
पुस्तकें गणितीय रूप से ठीक लिखी गई हैं, खाता बही के समशेष इससे सम्मिलित हैं, प्रत्यक्ष व्यवहार का लेखा 2 बार किया गया। तो तलपट किस चीज़ को यानी कि जो ट्रायल बैलेंस होता है, वो किस चीज़ के बारे में हमको बताता है? तो वो हो जाता है कि पुस्तकें मेनली जो ट्रायल बैलेंस होता है ना, वो अरिथमेटिक रूप से यानी गणितीय रूप से हमको ये देता है, हमने अभी तक अकाउंट बनाया है वो सही है। तो एक आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलपट शेषों की सूची है। केवल व्यक्तिगत एवं वास्तविक, समस्त खातों की, केवल वास्तविक एवं अवास्तविक, केवल व्यक्तिगत खातों की। तो यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें किस तरह के अकाउंट शामिल किए जाते हैं? तो जो ट्रायल बैलेंस होगा वहाँ पर समस्त खाते यानी हर तरह के अकाउंट इसमें आ जाएंगे आपके। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। जो हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं, जो हमारा आर्थिक चिट्ठा होता है उसमें हमारे जो होते हैं नॉमिनल अकाउंट को हम नहीं दिखाते। बाकी आपके सारे अकाउंट्स उसमें सारे क्या मेनली 3 ही तो होते ही हैं। तो पर्सनल और जो रियल अकाउंट है वो दोनों इसमें आता है, लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट है वो बैलेंस शीट में हम नहीं दिखाते। इसको ध्यान में रखिएगा। इसी से क्वेश्चन बना है, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़ करने के लिए तलपट दे दिया गया है, तो उसमें हम सारे ही अकाउंट्स को दिखाते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस राशि का को क्या नाम देते हैं जिसमें व्यापार प्रारंभ किया जाता है? रोकड़, पूँजी, संपत्ति इनमें से कोई नहीं। यानी कि जिससे हम व्यापार जो बिज़नेस होता है वो उसका कमेंसमेंट होता है, स्टार्ट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो वो आपकी कैपिटल कहलाती है, पूँजी कहलाती है। बहुत ही सीधी सिंपल सा सीधा-सा क्वेश्चन है। जो प्रीवियस ईयर 2018 में आपके जिस तरह के क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं थे। ये पेपर मैंने आप लोग को ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2018 का पेपर ऑलरेडी मैंने आप लोग को सॉल्व करा रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत खातों के शेष दर्शाए जाते हैं, केवल व्यापार खाते में, लाभानी में, चिट्ठे में, व्यापारिक खाते में, लाभानी खाते दोनों में। तो जो आपके पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, उसमें जो बैलेंस होता है उसको आप कहाँ दिखाते हैं? उसको हम सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये जो वीडियोज़ आएँगी इसमें आप लोग को सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी। मेरा मेन पर्पज़ रहेगा कि इस बुक में जितने भी क्वेश्चन्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोग को सॉल्व करवा दूँ। इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट आपके अलग से आ रहे हैं मेरे चैनल पर एलटी ग्रेड के, वो आते रहेंगे, वो आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, इंग्लिश, हिंदी दोनों में हैं, वो वैसे ही आते रहेंगे। यहाँ पर इस बुक को खाली मैं सॉल्व करवा रही हूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए, क्वेश्चन्स आपको ज़्यादा मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार खाता बनाया जाता है। व्यापार के कुल विक्रय को जानने के लिए, क्रय विक्रय से होने वाले लाभानी जानने के लिए, व्यापार की आर्थिक स्थिति जानने के लिए, शुद्ध लाभ जानने के लिए। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, वो किस लिए बनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। वो बनाया जाता है क्रय विक्रय से होने वाले लाभ-हानि जानने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या होता है? आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर के आता है हमारा, शॉर्ट में जीपी लिख देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर के आता है। और जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उससे हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। एक आंसर ऑप्शन बी होगा। व्यापार खाते में लिखे जाते हैं माल के विज्ञापन संबंधी व्यय, दुकान के दैनिक व्यय, माल के क्रय संबंधी व्यय, माल के विक्रय संबंधी व्यय। क्वेश्चन क्या कह रहा है जो आप अ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसमें आप क्या दिखाते हैं, क्या चीज़ों को लिखते हैं? तो माल के क्रय संबंधी व्यय जो होते हैं यानी कि जो प्राइमरी आपके आपने पढ़ा होगा कॉस्ट शीट तो उसमें जो प्राइम कॉस्ट में जितनी चीज़ें आती हैं वो मेनली दिखाई जाती हैं आपके व्यापार खाते में। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 41 से जो आपके इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करिएगा और अगर आपको ये दोनों ही लैंग्वेज में चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर आपके क्वेश्चंस में अलग से इसको दोनों ही लैंग्वेज में बना करके आप लोग को प्रोवाइड कराऊँगी। तो इसके लिए आप लोग को कमेंट ज़रूर से कर देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा। ये सीरीज़ अलग से आपकी चलेगी और आपकी जो प्रैक्टिस सेट है वो अलग से आएँगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।